आखिरी लेक्चर से पहले वो उससे बात करने के लिए कैफेटेरिया में आई थी। बहुत देर कर दी मेहरबान। आते आते अलमान उसे देखते मुस्कुरा कर बोला था, हाँ बस आज क्लास ज़रूरी थी। उसके कहने पर अलमान ने सर झटका। क्या सोचा तुमने? चंद लम्हे ऐसे ही इधर उधर की बातें करने के बाद वो मुद्दे पर आया था। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम निकाह कर लें। देखो अलमान, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे लिए एक ही चीज़ मायने रखती है और वह है इज़्ज़त। तुम अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता भेज दो। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? अलमान ने सर्द लहजे में कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर एतबार है, लेकिन मेरे ऊपर भी मेरी अम्मा का एतबार है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। उसके लहजे में बेबसी वाज़ेह थी। देखो रानीन, मेरे डैड से मेरे ताल्लुकात अभी अच्छे नहीं चल रहे। मैं उनसे बहुत जल्द हमारे बारे में बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकता। तो ठीक है, जब तक निकाह नहीं हो जाता तुम मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना, रानीन ने नॉर्मल अंदाज में कहते उठते हुए कहा। जब वो उसका रास्ता रोक गया। रुको, मेरा मतलब है एक रास्ता है। क्या? हम ओरल निकाह कर लेते हैं। मतलब? वो नासमझी से बोली। मतलब ये देखो। उसके पूछने पर अलमान ने मोबाइल पर एक वीडियो लगाकर उसे दी, जिसमें ओरल यानी शरई निकाह की कुछ तफसील बताई जा रही थी। ये सब क्या है? रानी ने हैरानगी से उसे देखा। मेरा यकीन करो, हमारे लिए भी यही बेहतर है। मैं बहुत जल्द तुमसे कागजी निकाह भी कर लूँगा। अलमान उसका हाथ थामे बोला, लेकिन ये तो धोखा होगा ना? मैं अम्मा की इजाज़त के बगैर? कोई धोखा नहीं, तुम खुद मुख्तार हो। तुम कौन सा गुनाह कर रही हो? सिर्फ निकाह ही तो कर रही हो। अलमान ने उसे कायल करना चाहा, जिस पर वो सोच में पड़ गई। ठीक है, मुझे मंजूर है। काफ़ी लम्हे सोचने के बाद उसने जवाब दिया था। व्हाट? थैंक यू सो मच रानीन, हम कल ही गवाहों की मौजूदगी में निकाह करेंगे। अलमान खुशी से बोला। उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात उसके खुश होने की गवाही दे रहे थे। उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात उसके खुश होने की गवाही दे रहे थे। उसे इस कदर खुश देखकर रानीन महफूज अंदाज में मुस्कुराई थी। इस वक्त अपने ऑफिस में बैठता किसी फाइल पर नज़र डाल रहा था जब हमज़ा उसका दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। गुड न्यूज़ है सर, जावेद खानी ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया है। दैट्स गुड। हाजिम मुस्कुराया। उसकी 2 दिन की मेहनत रंग लाई थी। यस सर, एंड गेस व्हाट, ये खबर पहुंचते ही अनवर मलिक ने अलमान खान को 2 दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ करवाया, मगर आज वो ज़िद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकला था। ये रही उसकी चंद पिक्चर्स जो हमारे लिए आगे काम आ सकती हैं। हमज़ा ने उसके सामने एक लिफाफा रखा। गुड। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? हाजिम ने सर झटक कर कहा। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, लेकिन अब आप क्यों परेशान हैं? अब तो खानी भी केस लड़ने को मान गया। हमज़ा ने अपनी पेशानी मसलते हुए उसे देख कर कहा। मेरे लिए परेशानी की वजह खानी नहीं, बल्कि मेरी परेशानी वो लड़की है जो मेरे निकाह में है और शायद मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। वो खुद से बुड़बुड़ाया, मगर उसकी आवाज़ हमज़ा बखूबी सुन गया था। वो आपके निकाह में है सर, उसका हक है आपसे मोहब्बत करना। उसकी बात पर हाजिम ने घूर कर उसे देखा। मोहब्बत इंसान को तबाह कर देती है। मोहब्बत से ज़्यादा महबूब की बेहिसी इंसान को तबाह कर देती है सर। कहना क्या चाहते हो? हाजिम ने सर्द लहजे में पूछा। सिर्फ इतना कि जब आपने फैसला कर ही लिया है तो निभाह कर देखें। मुझे लगता है आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, हमज़ा मुअद्दब अंदाज में बोला। इससे पहले कि हाजिम कोई जवाब देता उसका फ़ोन रिंग हुआ। यस डैड, ओके, मैं आपको आधे घंटे तक ज्वाइन करता हूँ। तुमसे इस बारे में बाद में बात होती है, उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहता वो अपना कोट कुर्सी से उठाए बाहर निकल गया कि उसके जाते ही हमज़ा ने गहरा सांस भरा। कौन सी मूवी देखें? हाइना सोफे पर उसके साथ बैठते बोली। आज ब्यूटी एंड द बीस्ट देखते हैं। नहीं, आज हम कोई हॉलीवुड मूवी देखेंगे, हाइना बदमज़ा होते हुए बोली। नहीं, ब्यूटी एंड द बीस्ट देखेंगे, अरीन ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। हॉलीवुड नहीं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। रात के तकरीबन 10 बजे वो दोनों अरीन के रूम में बैठकर ये बहस कर रही थी। देख लो, हाइना उसे वार्न करते हुए बोली। मैंने भी कह दिया कि मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट देखूंगी, नहीं तो तुम अकेले देख लो। वो जो अपना कोट बाजू पर लटकाए घर में दाखिल होता सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। रूम के साथ वाले रूम से आती आवाज़ों पर ठटका। क्या हुआ हाइना? उसकी आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगी। भाई इसे बताएं, हॉलीवुड मूवीज़ इतनी अच्छी होती हैं, इसे ब्यूटी एंड द बीस्ट देखनी है और मुझे हॉरर मूवी देखनी है। हाइना ने अपना मसला बताया था कि उसकी बात पर हाजिम ने नज़र घुमाकर अरीन को देखा, जो उसके देखते मासूमियत से नज़रें झुका गई। आज मॉम ने फिर सबको जल्दी ऑफ दे दिया।
उसने बात बदली थी। जी, वो मोम कहती हैं इतने टाइम तक मुलाजमों को घर में नहीं होना चाहिए। आपको कुछ चाहिए भाई? मुझे लगता है आपको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। हमजा के अल्फाज यकदम उसके जहन में गूंजे। कॉफ़ी चाहिए, उसने अरीन की तरफ देखकर कहा। मैं बना देती हूँ आपको। हाइना उससे कहकर उठकर जाने लगी जब वो अरीन की ऑफ़र के इंतज़ार में था, जबकि वो आज मुंह में दही जमाए बैठी थी। तुम बनाओगी? उसने बुलंद आवाज़ में कहा, जहाँ वो उसे जताना चाहता था जैसे। जी भाई, मैं बना दूंगी, हाइना मुस्कुराकर बोली, जबकि वो अब तक ऐसे ही नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाए हुए थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दिया। उसका यूं नज़रअंदाज करना हाजिम को तैश दिला गया। तुम रहने दो, मुझे अरीन बना कर देगी। मुश्किल जब्त करके वो खुद से बोला, लेकिन भाई मुझे भी आती है बनानी। हाइना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बट मुझे अरीन बना कर देगी। लेकिन इससे पूछ तो लें वो बनाना चाहती है या नहीं। हाइना हैरत से बोली, बोलो अरीन, भाई को कॉफ़ी बना कर दोगी? हाइना ने उसे मुखातिब किया, मैं बना देती, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। वो खासे मसरूफ़ अंदाज में बोली कि उसके इस अंदाज पर दोनों ने हैरत से उसे देखा। मैं तुम्हारे मूड का मोहताज नहीं हूँ, उठो और मुझे कॉफ़ी बना कर दो, अब के हाजिम ने सख्ती से कहा, जिस पर उसने खफकी से उसे देखा। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो बना देती हूँ, खासे ड्रामाई अंदाज में कहती वो मुंह बना कर उठी। अब हाइना ने उसकी एक्टिंग समझते हुए बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। अगले 5 मिनट में मेरे रूम में हो तुम। उसे ऑर्डर देकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही हाइना ने सताइशी अंदाज में अरीन को देखा। बहुत हिम्मत नहीं आ गई तुम में? बस करो, बस कभी गरूर ही नहीं किया। तुम मूवी लगाओ, मैं कॉफ़ी देकर आई, अरीन शरारत से कहती बाहर निकल गई। अगले 5 मिनट बाद उसने हाजिम के दरवाजे को नॉक किया था। कम इन। उसके कहने पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, जहाँ वो उसे बेड पर बैठा सिगरेट का आखिरी कश लगाता दिखाई दिया। सिगरेट की स्मेल नतनों में जाते वो नागवारी से कप साइड टेबल पर रखती पलटने लगी, जब अचानक वो खड़ा होता, उसकी नाजुक कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ता उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। उसकी इस अचानक उफ्ताद पर अरीन बौखला कर रह गई थी। कॉफ़ी क्यों नहीं बना रही थी मेरी? उसकी बादामी आंखों में झांकता वो कदरे उसके करीब होते बोला। उसके करीब होने पर उसके परफ्यूम और सिगरेट की खुशबू महसूस करके उसका दिल उछल कर हलक में आया था। आपको मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद नहीं तो इसलिए नहीं बना रही थी? वो हिम्मत करके अपनी बादामी आंखों को हेज़ल आंखों उसकी सर्द आंखों में गाड़े बोली। इतनी जल्दी हार मान गई? वो उस पर गहरी निगाहें जमाए बोला, जो उस वक्त लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पर बालों को चुटकी में कैद किए बादामी आंखों से उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। हाँ जी, क्योंकि मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, वो मुंह बनाए बोली। उस लम्हे हाजिम को न जाने क्यों वो अच्छी लगी थी। तो फिर क्या चाहिए? वो बेख्तियार उसे अपनी तरफ खींचता उसकी कमर के गिर्द बाजू हिसार कायम किए बोला। उसके इस अंदाज पर अरीन के दिल ने बेसाख्ता बीट मिस की थी। उसकी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। कुछ नहीं, वो लरजती पलकों से बोली थी। बड़ी हो जाओ छोटी लड़की, बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं तुम्हें। हाजिम उसके मासूम चेहरे पर नज़रें जमाए मुस्कुराकर उसके बाल कान के पीछे उड़सते बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे हाइना बुला रही है। उसके गंभीर लहजे पर बेसाख्ता अपनी पूरी कुव्वत से उसकी गिरफ्त से निकलती वो बाहर की तरफ भागी कि उसके जाते ही वो जैसे उसके शहर से निकला था। शिट! उसके जाते ही हाजिम शहर से निकलता अपना माथा मसलते हुए कहता। कॉफ़ी का कप लबों से लगा गया, जबकि एक बार फिर उसका ख्याल आया, पागल लड़की। उसे सोचते हुए वो आज पहली बार मुस्कुराया था। वो धड़कते दिल से उसके कमरे से बाहर निकली थी। उसके रूम के थोड़ा आगे बढ़कर उसने अपना दिल थामा था। हाथ की कपकपाहट से वो चाहकर भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। ये क्या था? उसकी बातें सोचती बेतरतीब होती, धड़कनों से कहती वो अपने रूम में। दे आई कॉफ़ी? हाइना जो उसके इंतज़ार में बैठी थी उसके आते ही पूछने लगी, हाँ हाँ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? उसके लहजे की कपकपाहट देख ताज्जुब से वो बोली, कुछ नहीं, मुझे क्या होना था? आर यू श्योर? हाइना ने अबरूज खाकर कहा, हाँ हाँ। तुमने मूवी नहीं लगाई? लगा ली है, तुम ही नहीं आ रही थी। अब जल्दी से आ जाओ। आज तो ब्यूटी एंड द बीस्ट देख रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरी मर्जी चलेगी। नहीं तुम ऐसा करो, हॉरर मूवी लगा लो। अरीन खुद को नॉर्मल करते बोली, व्हाट? मुझे लगता है वाकई तुम्हारी इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ना, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं लगानी तो ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट ही देखते हैं। उसने कंधे उचकाकर कहा तो हाइना फौरन से पहले हॉरर मूवी लगा गई। अब डरना मत। उसके कहने पर वो महज सर हिलाकर रह गई। अंधेरे की वजह से हाइना उस पर तवज्जो देने की बजाय मूवी पर गौर कर रही थी, जबकि उस वक्त स्क्रीन पर नजरें जमाए कुछ देर पहले वाला वाकया सोच रही थी, जिसके बाद उसके लबों से मुस्कुराहट हटने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हुआ, सर में दर्द है क्या? शमीम उसे अपना सर मसलते देखकर बोली, नहीं आज वैसे ही टेस्ट की टेंशन है अम्मा। उसने बहाना पेश किया, जबकि दिमाग में उसकी बातें गर्दिश कर रही थी।
तो ज़्यादा मुश्किल टेस्ट है क्या? हम ओरल निकाह कर लेते हैं। यकदन अरमान के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। निकाह? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाए। क्या? कुछ नहीं अम्मा। आप क्या पूछ रही थी? मैं तुमसे टेस्ट का पूछ रही हूँ और तुम निकाह बोल रही हो। शमीम ने अबरूज का आकर कहा। उनकी बात से रानीन घबरा कर उन्हें देखने लगी। जी अम्मा, वो टेस्ट निकाह के ऊपर ही है। ओ ओरल निकाह, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। ओरल निकाह? वो तो शरई निकाह होता है ना? शमीम पुरसोच सी बोली। जी अम्मा। हाँ, तो इसमें क्या मुश्किल है? शरई निकाह की तफसील यही है कि यह निकाह ज़ुबानी किया जाता है, लेकिन शर्त इसकी भी वही है जो कागजी निकाह में होती है। मसलन गवाहों का होना, हक महर सही तरीके से मुकर्रर करना, लड़का और लड़की के असल माँ बाप का नाम होना। उस निकाह में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये रजिस्टर नहीं होता, लेकिन आप इसे बाद में रजिस्टर भी करवा सकते हैं, बस। लेकिन इसकी अहमियत ऐसे ही है जैसे कागजी निकाह की अहमियत, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हें संजीदगी से करना भी संजीदगी है और हंसी मजाक में भी करना संजीदगी है, निकाह, तलाक और रिजत। शमीम उसे तफसील बताने लगी। ओह अच्छा, रानीन ने मुंह ओ की सूरत में बनाया। उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और हाँ, एक मसला ये भी उठता है कि वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता, लेकिन बात जगह ये भी आया है कि एक लड़की अपना वली खुद भी बन सकती है। अब अल्लाह जाने इस बात में क्या हकीकत है और क्या नहीं। तुम बस इतना ही लिख देना। शमीम अब बेड पर लेटते बोली। कहाँ लिखूं? उनकी बात पर रानीन ने ना समझी से पूछा था। क्या मतलब? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हारा टेस्ट है, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? अब के शमीम ने कुछ परेशानी से उसे देखा। ओह हाँ, मेरा दिमाग भी आजकल पता नहीं कहाँ रहता है। सॉरी अम्मा। लाइट जल्दी बंद करके सो जाओ, ये सब देर तक जागने का नतीजा है। शमीम उसके सर पर चपट लगा कर कहती अपने ऊपर चादर तान गई कि वो अब उसकी बातों पर गहरी सोच में पड़ गई थी। आज की सुबह वो किसी इल्ज़ाम के बगैर ही उठ गई थी। जहन पर बस एक ही शख्स सवार था। वो घड़ी पर 7:30 का टाइम देखती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। 8 बजे के करीब वो फ्रेश सी मैरून रंग का सूट पहने शीशे के सामने आती, अपने कंधे से थोड़ा नीचे तक आते गीले बालों को पुश्त पर डाले कमरे से बाहर आई। हाजिम 8:30 बजे के करीब कोर्ट के लिए निकला करता था, लेकिन आजकल अपनी मसरूफियत के बाइस उसके नीचे आने से पहले चला जाया करता था। उसे देखे बगैर वो कल भी यूनिवर्सिटी में बेचैन रही थी। यही वजह थी कि वो आज जल्दी उठकर टेबल पर मौजूद थी। हाय अरीन डियर, आज जल्दी उठ गई? इलियाना उसे टेबल पर देखकर कुछ सोचते हुए बोली। गुड मॉर्निंग बड़ी मामा। जी, वो आज जल्दी जाना था यूनिवर्सिटी तो इसलिए उठ गई। लेकिन हन्नान तो आज ऑफ ले रहा है, उसके सर में दर्द है। तुम जाओगी कैसे? ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, अरीन झिझक कर बोली। नहीं, ये बात हाजिम को पसंद नहीं। वो ड्राइवर के साथ घर की लड़कियों को नहीं भेजता। मैं ऐसा करूंगी कि हाजिम से कह दूंगी वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। तुम जाकर अपनी मॉम और दादी को देखा। इलियाना ने जुमाइनी अंदाज में कहा, जिस पर वो सर को खम देती आयमा बेगम के कमरे में आई थी। अस्सलाम वालेकुम। आयमा बेगम उसे बेड पर लेटे जबकि ईरज उसे कुरान पाक की तिलावत करते नजर आई। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी जान जल्दी उठ गई, ईरज मोहब्बत से बोली। जी, बस यूनिवर्सिटी जल्दी जाना था। आप ठीक है ना मॉम? आजकल मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, उसने शर्मिंदगी से कहा। अरे नहीं, यूनिवर्सिटी से वापस आकर मेरे पास तो होती हो। क्या मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी को पढ़ाई भी करनी है और हाइना के साथ भी टाइम स्पेंड करना है? जी मॉम, तुम्हारे डैड के बाद मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी हंसता हुआ नहीं देखूंगी, लेकिन भला उस शमीम की बेटी का जिसने तुम्हें सब्र करने की हिदायत दी। ईरज उसे खुद से लगाए बोली। और दादी आप कैसी हैं? वो उनकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। मॉर्निंग मिसिस ब्यूटीफुल। हाजिम अपनी कोट की मखसूस बिना कोट पहने डाइनिंग पर आता इलियाना की पेशानी चूम कर बोला। फुर्सत मिल गई मेरे बेटे को? आपके लिए कौन सी मसरूफियत? हाजिम ने आईब्रो उचकाई। नहीं, आजकल ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारते हो, नाश्ता तो साथ करके जाया करो। जी मॉम, दरअसल आजकल अनवर मलिक के केस की वजह से बिजी था, बहुत मुश्किल से जावेद खानी को मनाया है। मुझे यकीन है कि तुम ही ये केस जीतोगे। उम्मीद तो यही है। डैड इस्लामाबाद के लिए निकल गए? हाजिम ने सरबराही कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा। हाँ, निकल गए। मॉर्निंग भाई। हाइना मुस्कुराकर डाइनिंग टेबल तक आती बोली जब ही अरीन ने उन्हें ज्वाइन किया। हाजिम बेटा, अरीन को ड्रॉप कर देना। हन्नान की तबीयत ठीक नहीं तो इसलिए उसने ऑफ लिया। इलियाना उसे नाश्ते से फारिग होते देखकर बोली। बट ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इलियाना की घूरी पर वो हामी भरता बाहर निकल गया। मैं भी चलती हूँ। अरीन फौरी अपना सैंडविच हाथ में उठाए अपने बैग को लेने के लिए भागी कि इलियाना की नज़रों ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया और फिर तल्खी से सर झटक कर अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। जल्दी करो। वो पिछले 10 मिनट से उसका इंतज़ार करने के बाद अब भी उसे सुस्ती से चलते देख गुर्राया था।
اگر آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو چلے جائیں اکیلے۔ اس کے وہ رانے پر وہ منہ پھلائے گاڑی میں بیٹھتے بولی، بہت زبان چلنے نہیں لگی تمہاری؟ ہاں تو چلانے والی چیز ہے تو چلاؤں گی، اب اگر چپ رہنا ہوتا تو گونگی نہ بن جاتی۔ اس کی بات پر حازم نے گردن گھما کر اسے دیکھا جو اپنی ناک پھلائے سامنے سڑک کو دیکھ کر بول رہی تھی، کس بات پر اتنا غصہ آیا ہوا ہے تمہیں؟ جانے کیوں وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ آپ کو کیا، آپ کو تو بس اپنے ٹائم کی پڑی ہوتی ہے، آپ کی وجہ سے ناشتہ نہیں کر سکی میں، سینڈوچ لے کر آپ کے پیچھے آئی بھی تو باہر نکلتے نکلتے گر گیا۔ وہ ہنوز منہ پھلائے کہہ رہی تھی، تو میں نے تو تمہیں جلدی آنے کو نہیں کہا، آپ نے خود نہ کہا، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، اچھا تو کتنا جانتی ہو تم مجھے؟ اس کی گھمبیر آواز سے ارین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ بولو، اس نے دوبارہ سے پوچھا، مطلب کہ آپ غصہ ہو جاتے ہیں نا؟ وہ چاہ کر بھی اپنے گالوں کی سرخی چھپا نہیں سکی کہ حازم نے اب ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ اس کی رنگت اپنے سوٹ کے رنگ کی طرح سے سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کی ناراضگی سے خوف آتا ہے۔ وہ نظریں اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر جمائے بولی کہ اس کے جواب پر حازم لاجواب سا ہوا۔ تمہاری منزل آ گئی۔ اس کے کہنے پر ارین نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اس کی یونیورسٹی کا بڑا سا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ میری اصل منزل یہ نہیں بلکہ میرے شوہر کا دل ہے، جہاں میں نے ساری زندگی قیام کرنا ہے۔ یہ تو محض وقتی جگہ ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے لاجواب چھوڑ کر دروازہ کھول کر یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد حازم نے کافی دیر تک اس کا تعاقب کیا اور پھر مسکرا کر گاڑی کوٹ کی طرف بھگا گیا۔